हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और जब मार्केट बुल रन में होती है जनरली तो उस टाइम पर एक क्वेश्चन अक्सर आता है, क्योंकि स्टॉक्स काफ़ी ऊपर आ चुके होते हैं कि विवेक भाई अब सस्ते स्टॉक्स कहाँ से ढूंढे जाएं। अब यहाँ जो सस्ते और महंगे की बात है तो सस्ता और महंगा दो तरीके से होता है। कुछ लोग ऐसे भी देखते हैं कि जिस स्टॉक प्राइस का, जिस शेयर प्राइस 100 से कम है या 50 से कम है, वो सस्ता होता है, और जो 3000 का, 4000 का, 10,000 का वो महंगा होता है। जबकि सस्ता या महंगा इस बेस पर कभी नहीं होता, हम सबको पता है। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के पास 500 का नोट है, एक नोट है, और किसी के पास यहाँ पर 50 के 10 नोट हैं, तो जिसके पास 10 नोट हैं 50 के, वो ज़्यादा रिच है या वो ज़्यादा सेंसिबल वे है पैसों को रखने का। तो ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज़ नो डिफरेंस, वैल्यू इज़ वैल्यू। तो उस एक के पास भी 500 रुपीज़ है, दूसरे के पास भी 500 रुपीज़ हैं। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी सेम ही बात है कि अगर स्टॉक प्राइस छोटा या बड़ा है, उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़र्क किस बात से पड़ता है कि ये ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। अब यहाँ पर ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन को लेकर जो सबसे मेन पैरामीटर सब लोग काउंट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द पीई रेशो। यहाँ पर प्राइस अर्निंग रेशो उसको हम कहते हैं। और पीई रेशो को लेकर काफ़ी सारी यहाँ पर मिसकॉन्सेप्शन है, क्योंकि पीई रेशो समटाइम्स 10 का होता है तो भी स्टॉक प्राइस नीचे जा रहा होता है, और समटाइम्स ये 100 का होता है तो तब भी ऊपर जा रहा होता है। ऐसे में हमेशा ये क्वेश्चन मार्क रहता है भाई कितना पीई रेशो बिल्कुल ठीक है और कितना गलत है। क्योंकि यहाँ पर जो अच्छी कंपनीज हैं वो जनरली हाई पी रेशो पर ही ट्रेड करती हैं और कभी सस्ती होती ही नहीं है। तो अगर किसी ने सपोज यहाँ पर पैरामीटर लगाया कि 20 का पी रेशो होना चाहिए, तो 20 का पी रेशो हमने पैरामीटर लगा तो लिया, लेकिन बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व तो कभी खरीद ही नहीं पाएंगे। और अगर हमने यहाँ पर 70 का लगाया तो फिर आईटी कंपनीज मीन्स महंगी खरीद लेंगे, उसके बाद में वो वापस से 20-25 पर आ जाएंगे। बैंकिंग स्टॉक्स वापस से सस्ते आपको मिल जाएंगे अगर इतना महंगा पी पढ़ लिया। तो ये पी रेशो को क्या कैसे जाए। तो जैसे ये पी रेशो कम ज़्यादा कैसे होता है, हम यहाँ पर एक बार देख सकते हैं। सपोज हम अच्छी कंपनीज की बात करते हैं कुछ की। नेस्ले है, नेस्ले का पी रेशो इज 79। अब हम यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर देखते हैं तो यहाँ पर 57 है। अब ऐसा तो है नहीं कि नेस्ले इज ए बेटर कंपनी देन हिंदुस्तान यूनिलीवर, लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर का पी कम है। हम यहाँ पर बात करते हैं प्रोक्टर एंड गैम्बल की। प्रोक्टर एंड गैम्बल का पी रेशो इज 89, और भी ज़्यादा है। और डाबर के पी रेशो की बात करते हैं तो फिर वो 57 है। और हम यहाँ पर इमामी की बात करने लगे तो इमामी का पी रेशो 31 है, जबकि इन सबके ही यहाँ पर प्रोडक्ट अच्छे से मार्केट में बिकते हैं। अब अगर हम एक दो और बात करने लगे, जैसे टीसीएस की बात करते हैं, टीसीएस पी रेशो इज 28। और अगर हम यहाँ पर इन्फोसिस की बात करने लगे तो पी रेशो इज 23। और यहाँ पर हम एलटीआई की बात करने लगे, माइंट्री की, तो 32 है। अब ऐसा तो है नहीं कि एलटीआई माइंट्री इज ए बेटर कंपनी देन टीसीएस, तो और या बेटर देन इन्फोसिस। इन्फोसिस क्योंकि यहाँ पर 23 के पी पर है। तो ये एक इस तरह का क्वेश्चन मार्क है कि किसको किसके साथ कंपेयर किया जाए। एक्चुअल में इसका जो आंसर है वो आंसर ये है कि किसी को भी किसी दूसरे के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक कंपनी के अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं और हर एक कंपनी के अपने यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, कुछ पेक्युलर यहाँ पर एबिलिटीज हैं। और यहाँ पर बिल्कुल ही अलग प्रोडक्ट्स हैं जिनकी वजह से उनकी अपनी पकड़ है मार्केट में, यानी कि सबकी अपनी एक मोट है। जैसे आईटीसी की हम बात करें तो सिगरेट्स हैं, और हम यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें तो शैम्पूज हैं, सोप्स हैं, मीन्स जो बाथरूम में काम आने वाले प्रोडक्ट्स हैं वो हैं। हम यहाँ पर नेस्ले की बात करने लगे तो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं एक तरीके से, या फिर यहाँ पर मैगी है, मैगी सॉस है। तो हर किसी के अलग अलग हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो सभी एफएमसीजी कंपनीज हैं, लेकिन प्रोडक्ट सबके अलग अलग हैं। अब मार्केट में इन्वेस्टर्स सबको अलग अलग पी की वेटेज देते हैं। तो ऐसे में एक दूसरे से कंपेयर करने के बदले सबसे आसान तरीका है कि कंपनी के पी रेशियो को खुद से ही यहाँ पर कंपेयर किया जाए, खुद से ही चेक किया जाए। अब खुद से कैसे चेक करते हैं कि आज की डेट में अगर इन्फोसिस का पी रेशियो यहाँ पर 23 है, तो हम यहाँ पर नीचे जाएं और नीचे जाकर पी रेशियो में जाएं और यहाँ पर जाकर चेक करें कि 5 इयर्स का मीडियन कितना था। 5 इयर्स का मीडियन था 25, यानी कि एवरेज आप इसको कह सकते हो। मीडियन के और एवरेज के कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन आप इसको एवरेज मान सकते हो। तो एवरेज था 25.3 एंड राइट नाउ द पी रेशियो इज 23, यानी कि एवरेज से सस्ता है, यानी कि वैल्यूएशन सस्ती है। वापस से हम 3 इयर्स पर देखें तो 3 इयर्स में एवरेज पी वाज 29, राइट नाउ दिस इज 23। यहां पर हम चेक करेंगे
तो ये सस्ता है। अब 1 ईयर का कितना था? 1 ईयर का एवरेज वाज 26.9 और 1 ईयर मींस आज का 23 है तो सस्ता है। 6 मंथ्स का कितना था? 6 मंथ्स का सेम था, अभी भी सेम है और 1 मंथ का देखें तो बिल्कुल सेम है। यानी कि 5 ईयर के एवरेज के बेस पर सस्ता है, 3 इयर्स के एवरेज से सस्ता है, 1 ईयर के एवरेज से सस्ता है और 6 मंथ्स और 1 मंथ के यहां पर एवरेज पर सेम प्राइस पर है। यानी कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी सस्ता है। 5 इयर्स लॉन्ग टर्म के हिसाब से सस्ता है, 1 ईयर जिसको मीडियम टर्म हम कह सकते हैं उसके हिसाब से भी सस्ता है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म की बात करने लगे 6 मंथ्स एंड 1 मंथ के बेस पर तो ये सेम प्राइस पर है, ना महंगा है ना सस्ता है। अपने आप से ही जब हम इन चीजों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर काम बिल्कुल करना आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक चीज आपको दिखाता हूँ। जैसे हम HDFC AMC की बात करते हैं, HDFC AMC को हमने देखा कि आज का जो पीई रेशियो है वो 32 है। अब हम नीचे आते हैं कि लॉन्ग टर्म में कैसा था। 5 इयर्स का एवरेज क्या था? यहां पर पी रेशो का 5 इयर्स का एवरेज था 40। अब 40 के कंपैरिजन में अभी 32 है तो ये सस्ता है, यानी कि लॉन्ग टर्म के एवरेज से भी सस्ता है। और 3 इयर्स के एवरेज के हिसाब से भी सस्ता है क्योंकि 3 इयर्स का 35 था। 1 ईयर के एवरेज के हिसाब से अब ये महंगा हो गया है क्योंकि 1 ईयर का एवरेज 30 था और अभी 33 है, 32 है। अब ये महंगा हुआ कैसे? इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार इसका चार्ट ओपन करके देखते हैं और यहीं से हमें सारी चीजें पता चल जाएंगी कि महंगा किस तरीके से हुआ। HDFC AMC की हम यहाँ पर कर रहे हैं। HDFC AMC का हम चार्ट ओपन करते हैं तो देखेंगे कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पर एक अच्छी खासी रैली आई है और वो रैली कितनी आई है? जो इसने लो बनाया था वहां से ऑलमोस्ट 50% अप है। कितने टाइम में? 134 डेज में, यानी कि 4.5 मंथ्स में। तो उसका रिजल्ट क्या है कि जो 1 ईयर का एवरेज था उससे काफी ऊपर आ गया है। तो अगर हम बात करें कि इसको 5 साल का अगर किसका होराइजन है तो खरीदना चाहिए क्या? खरीद सकते हैं क्योंकि 5 इयर्स के एवरेज से सस्ता है। 3 इयर्स के हिसाब से खरीदना चाहिए क्या? वहां से भी सस्ता है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से खरीदने की बात कर रहे हैं तो दिस इज नॉट द राइट एंट्री पॉइंट, क्योंकि जो पिछले 1 ईयर का एवरेज है उससे ऊपर चल रहा है। तो इस तरीके से हम चीजों को समझ सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं। हम यहाँ पर बात करते हैं HDFC बैंक की। अब HDFC बैंक का हम 5 इयर्स का एवरेज देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम एवरेज देखते हैं 5 इयर्स का। सो 5 इयर्स का मीडियन इज 24.8 एंड करंटली HDFC बैंक इज ट्रेडिंग एट 18.6 पी, नॉट 18.6 पी, 25.3 पी। और हम यहाँ पर हमने पी रेशो चेक किया तो नीचे हमें दिखा रहा है कुछ मिस्टेक है क्या? आई थिंक देर इज सम मिस्टेक और 18.86 इसने दिखाया। तो हम एक बार इसका TTM का एक बार पूरा फिगर ही देख लेते हैं। दिस इज 49,000 करोड़ रुपीज ऑफ नेट प्रॉफिट और यहाँ पर 12 लाख 29,000 एंड 214 डिवाइडेड बाय 49,000 करोड़। सो पी रेशो इज सेम। एनीवेज नीचे चार्ट में इसने कुछ यहाँ पर गड़बड़ की है दिखाने में, जिसकी वजह से ये ठीक नहीं दिखा रहा है और हो सकता है उस केस में फिर ये एवरेज मीडियन भी सही नहीं दिखा रहा हो। हम 3 इयर्स का एक बार चेक करते हैं। यस, सो इट इज नॉट शोइंग द राइट फिगर हियर। हम नीचे जाके देखें एक बार तो कंसोलिडेशन का तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। हम एक बार कोटक महिंद्रा बैंक की हम यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ 22 का पीई रेशियो है। नीचे जाकर देखते हैं कि ये सही दिखा रहा है गलत दिखा रहा है। तो इसको ये सही दिखा रहा है तो हम यहाँ कोटक का एग्जाम्पल ले सकते हैं। सो 5 इयर्स में जो एवरेज मीडियन पी था, मीडियन पी था 34 था, अभी कितना है? अभी 22 है। यानी कि ऑन एन एवरेज 5 इयर्स का एवरेज पी रहता था 34 और अभी कितने पर चल रहा है? 22, यानी कि बहुत सस्ता है। 3 इयर्स के बेस पर देखने लगे तो कितना था? 31 वाज द मीडियन और अभी कितने पर चल रहा है? 22 है, यानी कि 3 इयर्स के हिसाब से भी सस्ता है। 1 ईयर के हिसाब से बहुत सस्ता है, 26 का मीडियन था और अभी 1 ईयर के हिसाब से भी 22 है, यानी कि सारे ही टाइम फ्रेम पर सस्ता है। अगर हम 6 मंथ्स की बात करें तो भी एवरेज 24.7 था, अभी 22 है और 1 ईयर के टाइम फ्रेम पर भी 24.8 के बदले अभी 22 है। तो यहाँ पर क्या पॉइंट है? यहाँ पॉइंट है कि हम बात करते थे आजकल आज तक के बिजनेस एनालाइज करना चाहिए। बिजनेस अच्छा है तो अच्छी बात है, फिर हम आगे बढ़ेंगे फाइनेंशियल्स पर। जब फाइनेंशियल्स भी हमने चेक कर लिए दैट फाइनेंशियल्स आर आल्सो गुड। फाइनेंशियल्स को चेक करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि हम यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स पर जाएं, देखें कि लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर के कंपैरिजन में नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ क्या? यस, इंक्रीज हुआ। रेवेन्यू इंक्रीज हुई क्या? यस, रेवेन्यू इंक्रीज हुई। उसके बाद में जो एनपीए लेवल था, एनपीए लेवल लोएस्ट एवर लेवल पर है, ग्रोस लेवल पर और नेट के बेस पर भी अमंग द लोएस्ट है, जो रिसेंटली हमने यहाँ पर देखा कि 0.4 के आसपास है। तो फाइनेंशियल्स भी सारे अच्छे हैं और आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पर सुपर्ब है, रेवेन्यू के हिसाब से भी है, नेट प्रॉफिट के हिसाब से भी। तो जब ये सारी चीजें ठीक हैं और हमने टेक्निकल्स भी यहाँ पर
हमने चेक कर लिया कि कोटक महिंद्रा बैंक की अगर हम बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक में टेक्निकल चार्ट पैटर्न बन रहा है क्या? यस, ए ब्यूटीफुल चार्ट पैटर्न बन रहा है यहाँ पर। दिस इज द लेफ्ट शोल्डर, देन दिस इज द हेड। यहाँ पर ये एक शोल्डर बना, दूसरा शोल्डर बना, लेकिन यहाँ से ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट कंफर्म नहीं हुआ जैसे मैं आपको बताता था, फिर से नीचे आया और अब ये बड़ा सा शोल्डर यहां पर बन गया, फिर से मार्केट के नीचे के साथ इट इज टेकिंग द सपोर्ट एट द सेम लेवल। तो ये पैटर्न बेकार नहीं हुआ है। बेकार तब होता जब यहां से एक बार ब्रेकआउट कंफर्म भी हो जाता नेक्स्ट कैंडल के साथ और फिर जो शोल्डर बना था वो अगर ब्रेक डाउन होता, क्योंकि ये ब्रेकआउट कंफर्म ही नहीं हुआ तो ये पैटर्न एज इट इज है। अब यहाँ पर टेक्निकल के हिसाब से भी अच्छा है, लाइफ टाइम हाई जो इसका स्टॉक प्राइस था दैट वाज 2200, उसके हिसाब से भी अच्छा है, बिजनेस भी अच्छा है, फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं। लेकिन इसके बावजूद कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे अदानी के स्टॉक्स बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड थे। चार्ट पैटर्न था ठीक है, टेक्निकल चार्ट पैटर्न अच्छा था वो भी ठीक है, बिजनेस भी अच्छा था वो भी ठीक है, फाइनेंशियल्स भी यहाँ पर इंप्रूव होने की तरफ थे कि नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा था वो भी अच्छी बात है, लेकिन वैल्यूएशन भी कोई चीज होती है। तो उस टाइम पर जब वैल्यूएशन अच्छे नहीं थे, जैसे हम बात करने लगे यहाँ पर अदानी टोटल गैस की हम बात करते हैं, एटीजीएल की बात करते हैं, और इसका एक बार सेम पी रेशो चेक करते हैं कि पी रेशो को किस तरह से चेक किया जाए। तो पी रेशो हमने देखा 5 इयर्स का देखा। सो अभी तो पी रेशो सस्ता हो गया है, लेकिन एक बार को पी रेशो कितना था 800, एंड व्हाट वाज द मीडियन ऑफ 5 इयर्स? मीडियन वाज 137। राइट नाउ इट इज ट्रेडिंग वेयर 129, यानी कि जो 5 इयर्स का मीडियन है प्राइस वहां पर आ गया है। और ये 5 इयर्स का है। 3 इयर्स की अगर हम बात करें तो 3 इयर्स के बेस पर अब ये सस्ता हो गया है, लेकिन जब तक टॉप पर चल रहा था, जब स्टॉक प्राइस टॉप पर था तब ये सस्ता नहीं था। और ये टॉप पर कब था? अभी कुछ महीने पहले ही, 6 मंथ्स पहले ही ये टॉप पर था, तब सस्ता नहीं था। और 1 ईयर के बेस पर, 1 ईयर के बेस पर भी तब सस्ता नहीं था, अभी 1 ईयर के बेस पर भी सस्ता है, 6 मंथ्स के बेस पर भी सस्ता है और 1 मंथ के बेस पर भी सस्ता है। लेकिन यही स्टॉक, यही जो कंपनी है एटीजीएल, हम यहां पर भी चेक करें तो ये सस्ती नहीं थी कुछ टाइम पहले। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और उसके बाद में जब स्टॉक प्राइस क्रैश हुए, तो टिल द टाइम दिस वाज ट्रेडिंग इन द रेंज ऑफ 3000 टू 4000। ये सस्ता नहीं था, लेकिन अभी सस्ता है। किससे कंपेयर किया जाए इस कंपनी को? किसी भी कंपनी को दूसरे कंपनी के कंपेयर करना उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देता जितना अच्छा सेम कंपनी को सेम के साथ कंपेयर करने पर होता है। तो यहाँ इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। अब इस चीज से कैसे बचा जा सकता था? सेम तरीका है कि अगर यहाँ पर चार्ट पैटर्न बन भी रहा था लाइफ टाइम हाई पर, आप ध्यान से समझना, अगर इसको चार्ट पैटर्न माना भी जाता, यहाँ से ब्रेकआउट आ भी जाता, तो उसके बाद भी यहाँ फंसते नहीं। क्यों? क्योंकि हम ओवर वैल्यूएशन चेक कर सकते थे कि जिसका पी 100 के आसपास है, जैसा हमने यहाँ पर चेक किया 5 इयर्स के कंपैरिजन में, जब पी रेशो मीडियन पी रेशो 137 है, तो हम इससे ऊपर नहीं खरीदना चाहिए। जो ये पूरी सारी रेंज थी, इस रेंज से, पूरी रेंज से बचा जा सकता था सेम तरीके से। अभी वापस से ये अपने ही कंपैरिजन में सस्ता हो गया है। तो अच्छी कंपनीज को पी रेशो को जब कंपेयर करना हो, दिस इज द एक्स्ट्रा पैरामीटर हम जो यहाँ पर डिप्लॉय कर सकते हैं। जब भी डाउट आए कि हम ओवर वैल्यूड कंपनीज को तो बाय नहीं कर रहे, तो ये एक आसान सा अच्छा सा तरीका है। मैं जितनी भी चीजें होती है ना, जो मुझे ये लगता है कि आपके फेवर की हैं, मैं कुछ नहीं सोचता, मैं सिर्फ एक वीडियो बनाता हूँ और उसके एग्जाम्पल्स निकालता हूँ, उनको एक वीडियो के रूप में आप सबके सामने दे देता हूँ, जिससे आप सब अपने इस ट्रेडिंग नॉलेज को बढ़ा सको, इसको स्ट्रॉन्ग कर सको। क्योंकि ये स्टॉक मार्केट ना ओशन है। अगर मेरा यहाँ पर गेन होता है और वही चीजें मैं आपको भी सिखाता हूँ, तो मेरा गेन कम नहीं होता। और तो इसीलिए मुझे आप सबके साथ में शेयर करना अच्छा लगता है। फेलो सिटीजन्स हैं जो स्टॉक मार्केट में इसको एक बिजनेस का रूप देकर सीखना चाहते हैं, जिनको ये मीन्स एक विश्वास है कि विवेक भाई के पास अगर आएंगे, वीडियो देखेंगे, तो कुछ ना कुछ सीख कर ही जाएंगे। तो उनका विश्वास नहीं टूटना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और वैसे भी अपनी नॉलेज को बांटना यहाँ पर कर्म भी होता है और धर्म भी होता है। मैं ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करता रहूँगा, सिखाता रहूँगा, आप सीखते रहिए। और दोस्तों के साथ शेयर करना आपका काम है, जिससे वो भी सीख सकें, वो भी रिच बन सकें। और सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब कराना है। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।